नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद कोहली। आज बात करेंगे मानव भूगोल की। मानव भूगोल भूगोल की दो बड़ी शाखाओं में से एक शाखा है मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में जानना इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षाओं, यूजीसी नेट, आईएएस, सिविल सर्विस परीक्षा और सभी राज्यों की पीसीएस परीक्षा में सबसे मुख्य विषयों के रूप में मानव भूगोल पढ़ाया जाता है। मानव भूगोल वास्तव में कहा जाए तो मूल हमारे जो भूगोल की मुख्य आत्मा है। तो मानव भूगोल जो है, इसको समझने के लिए आज ये हमारा ये लेक्चर सीरीज शुरू हो रही है। आप इस लेक्चर सीरीज में बने रहेंगे तो आपको पूरा मानव भूगोल के बारे में मैं डिटेल से जानकारी दूंगा कि मानव भूगोल क्या है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, जानेंगे मानव भूगोल की परिभाषा को, समझेंगे कि कौन कौन से विद्वानों ने मानव भूगोल की परिभाषा को गढ़ने में, मानव भूगोल की दशा दिशा और उसके अध्ययन क्षेत्र और विषय क्षेत्र को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज मानव भूगोल की क्लास में हमारा जो है मानव भूगोल की परिभाषा शुरू कर रहे हैं। और मानव भूगोल की परिभाषा में सबसे पहले हम जानने, तो सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि मानव भूगोल जो है, यदि हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि भूगोल क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे भूगोल क्या है। देखिए, भूगोल का ही तो एक उपविषय है मानव भूगोल। तो सबसे जब हम भूगोल को समझ जाएंगे तो मानव भूगोल को भी ऑब्वियसली समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं भूगोल क्या है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, भूगोल जो है इसको बोलते हैं ज्योग्राफी। ये जो ज्योग्राफी है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी, जिसको हम यवनी भाषा भी बोलते हैं। ग्रीक में जियोग्राफी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थेनिज महोदय ने किया था। एरेटोस्थेनिज, इन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी ज्योग्राफिका, उसमें इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इस कारण इरेटोस्थेनिज को ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने के लिए प्राचीन भूगोल का जनक भी बोला जाता है। उन्होंने जो ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग किया था, दो शब्दों को मिला के उन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया था। इसमें जियो माने होता है पृथ्वी, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर से, और ग्राफो, ग्राफो माने होता है वर्णन, यानी कि ज्योग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, तो ज्योग्राफो माने होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब हमने ये मान लिया कि जब ज्योग्राफी का मतलब पृथ्वी का वर्णन करना होता है, इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लिश में कि ज्योग्राफी का मीनिंग है डिस्क्राइब करना, टू डिस्क्राइब दी अर्थ सरफेस। पर यदि हम इसको आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में खोल के देखें तो भूगोल एक बहुत व्यापक विषय बन गया है, जिसके अंदर करीबन करीबन 28-29 उप विषय पढ़ाए जाते हैं। तो इस आधार पर जो जियो माने पृथ्वी है, पृथ्वी के, जब हम पृथ्वी के अध्ययन के बारे में बात करते हैं तो केवल हम पृथ्वी की सतह के बारे में अध्ययन नहीं करते दोस्तों। हम पृथ्वी के स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल, यानी कि लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर के बारे में भी बात करते हैं। यानी कि जब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं जियो के अंदर, तो हम इन तत्वों का अध्ययन करते हैं। ग्राफो माने होता है वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। अब क्या आज के समय में भूगोल में केवल पृथ्वी का वर्णन, यानी कि उसको डिस्क्राइब करना मात्र उसका उद्देश्य नहीं रह गया है, केवल व्याख्या करना उद्देश्य नहीं रह गया है। भूगोल के अंतर्गत आज के समय में भूगोलवेता जो है किसी भी तत्व का पृथ्वी की सतह पर उसके स्थानीय विस्तार, उसके वितरण, उसकी अवस्थिति तथा उसके धरातलीय लक्षण, जैसे कि जलवायु, अपवाह तंत्र, ठीक है, वनस्पति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज के समय में जो भूगोल है वो पृथ्वी की कुछ ऊपर तक, यानी कि वायुमंडल, या पृथ्वी के कुछ नीचे तक, यानी कि उसके धरातल के नीचे, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक तक, और उसके जीव और वनस्पति के बारे में व्यापक अध्ययन है। तो वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी का वर्णन करना ही साइंटिफिक तरीके से भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग मोटा मोटा समझ रहे होंगे कि जो भूगोल है इसमें हम जो है मूलतः पृथ्वी में पाए जाने वाले किसी एक तत्व या कई तत्वों का अध्ययन करते हैं। अब जैसे देख लीजिए, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जैसे वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, भौगोलिक अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि वो वन क्षेत्र किस अवस्थिति में है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, विस्तार क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, वो भारत विश्व के किस स्थान पर है, भारत के किस स्थान पर वो लोकेटेड है, वहां पे कितने प्रतिशत वन है, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, उनके किनारे ये विकसित हुआ है। तो वन क्षेत्र का उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक तत्व के स्थिति, विस्तार और वर्णन को ही हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अब ये एक तत्व भी हो सकता है और एक से अधिक तत्व भी हो सकते हैं। अब ज्यादा मैं डिटेल में ना जाके
मैं एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देना चाहता हूं कि भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन है। यानी कि पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के किसी किसी एक तत्व या एक से अधिक तत्वों के बारे में जब हम लिखते हैं और उसके स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का अध्ययन करते हैं तो हम भौगोलिक कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे भूगोल का परिचय रहा। अब बात करते हैं मानव भूगोल की। अब आपको मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा भूगोल क्या करता है। भूगोल क्या करता है? भूगोल पृथ्वी के इन सभी मंडलों का अध्ययन करता है और उनके लोकेशन को भी जानने का प्रयास करता है। तो मानव भूगोल भी तो कुछ कमोबेश ऐसा ही सब्जेक्ट है जो मानव भूगोल मानवीय पृथ्वी पर मानव समाज के ऊपर भौगोलिक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो मानव भूगोल क्या करता है सिंपली लैंग्वेज में कि मानव समाज के ऊपर भौगोलिक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करता है। जैसे कि भौगोलिक तथ्य, जैसे कि वर्षा, वर्षा का होना कृषि को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। कृषि तो मानवीय तत्व है, मानव ने अपने आविष्कार से, अपने शोध से कृषि को विकसित करा है, पर उसको भी वो प्रभावित कर सकती है वर्षा। अधिक वर्षा होगी तो फसल खराब होगी, कम वर्षा होगी तो भी फसल खराब होगी, और वर्षा अगर सामान्य बनी रहेगी तभी अच्छी फसल होगी। तो ठीक है, तो मानवीय समाज के ऊपर प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव ही मानव भूगोल है। पर जब हम मानव भूगोल की शास्त्रीय परिभाषा की बात कर रहे हैं, जब हमको वो एग्जाम में लिख के आना है कि मानव भूगोल की परिभाषा लिखनी है, हमें मानव भूगोल की परिभाषा देनी है और हमें आईएएस पीसीएस के एग्जाम में मानव भूगोल की परिभाषा लिखनी है, या आपसे किसी ने पूछ दिया मानव भूगोल क्या है इंटरव्यू में, तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसके लिए हमें जानना है टू दी पॉइंट कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। ऐसे तो मानव भूगोल की 1 दर्जन से ज्यादा परिभाषाएं हैं और 1 दर्जन से भी ज्यादा परिभाषाएं हैं मानव भूगोल की, पर हम सबका अध्ययन तो नहीं कर सकते। इसलिए इस लेक्चर में मैंने 4 मुख्य परिभाषाएं चुनी है जो कि सर्वमान्य है पूरे विश्व में, जहां पे भी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। इन 4 परिभाषाओं को प्राथमिकता से हर छात्र को, हर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए। और ये 4 परिभाषाएं कौन कौन सी है मानव भूगोल की जो आपको जाननी है? ये 4 परिभाषाएं 4 मुख्य विद्वानों की। पहले विद्वान है फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा। दूसरी परिभाषा उनकी शिष्य जो थी कुमारी एलन चर्चिल सैंपल द्वारा दी गई परिभाषा। तीसरी परिभाषा है वाइडल डी ला ब्लास द्वारा दी गई परिभाषा, और चौथी परिभाषा है एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा दी गई परिभाषा। इन चारों परिभाषाओं को जब भी मानव भूगोल की बात होगी, ये चारों परिभाषाओं की बात होगी। इन चारों परिभाषाओं के में से किसी एक परिभाषा का जिक्र किए बगैर भी हम मानव भूगोल नहीं समझ सकते, उसकी परिभाषा को नहीं गढ़ सकते। तो मेरा छात्रों से ये निवेदन रहेगा और आपसे ये एक अपील भी रहेगी कि जब आप परीक्षा लिखने जाएं तो कम से कम इन चारों परिभाषाओं में से एक परिभाषा तो रट ले, याद कर ले। ठीक है, ये चारों परिभाषाओं में से एक परिभाषा आपको रट लेनी चाहिए। तो इन चारों परिभाषाओं को मैं सरलता से समझाऊंगा। पहले बात करते हैं मानव भूगोल की पहली परिभाषा की, जो है फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा दी गई। देखिए, फ्रेडरिक रेडजेल बहुत बड़े विद्वान हुए, ये जर्मनी की लेप्जिग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इनके द्वारा एक 1882 ईस्वी में किताब प्रतिपादित की गई थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो किताब थी ये 1882 में प्रतिपादित की गई थी, यानी कि लिखी गई थी। और इस किताब का दूसरा खंड 1901 में आया था। 1901 में आया था, सॉरी इसमें 1901 नहीं है, ये 1891 में इसका दूसरा प्रकाशन आया था। किताब का दूसरा आया था इसका प्रकाशन 1891 में। और इस किताब का जो मतलब था, इस किताब का मतलब ही जो होता है मानव भूगोल होता है। एंथ्रो यहां पे मतलब होता है, एंथ्रो का मतलब होता है मानव, और ग्राफी माने होता है ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल की जो परिभाषा है फ्रेडरिक रेडजेल साहब ने कैसे दी? इन्होंने बताया कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट अर्थ सरफेस। यानी कि रेडजेल महोदय ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और प्रकृति की सतह, पृथ्वी की सतह, यानी कि पृथ्वी की सतह माने एनवायरमेंट के बीच में सहसंबंध है, उनके संबंधों का अध्ययन करता है। जब ऐसा विषय जो मानव और उसके पर्यावरण के बीच में अध्ययन करता है, पर्यावरण के संबंध का अध्ययन करता है, उसको मानव भूगोल कहते हैं। उनकी
इस किताब एंथ्रोपोज्योग्राफी के कारण ही फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक या पिता भी बोला जाता है। द फ्रेडरिक रेडजेल इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी कई सारी अमूल कृतियां लिखी, जैसे कि उनकी जो कृति एक प्रसिद्ध थी, जिन्होंने उन्होंने स्टेट एज ए ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तिका, वो अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था वो भी बहुत प्रचलित हुआ, जो कि मैं आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के सीरीज में पढ़ाऊंगा। तो फ्रेडरिक रेडजेल साहब ने जो मानव भूगोल की परिभाषा की जो नींव लिखी थी वो आज तक कायम है। फ्रेडरिक रेडजेल के बाद जो दूसरा परिभाषा दी मैडम एलन चर्चिल सैंपल की थी। फ्रेडरिक रेडजेल की छात्रा थी। फ्रेडरिक रेडजेल की जिन्हें बोलते हैं स्मरण छात्राएं थी, जिनमें से एक थी एलन चर्चिल सैंपल। और एलन चर्चिल सैंपल ने मानव भूगोल को किस प्रकार से लोगों को समझाया कि मानव भूगोल होता क्या है। मानव एलन चर्चिल सैंपल मैडम ने जो है महोदया ने जो किताब लिखी थी, उनका किताब का नाम था इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट किताब जो है 1911 में प्रतिपादित की गई थी। और एलन चर्चिल सैंपल को भूगोल के क्षेत्र में कट्टर नियतिवादी यानी कि हार्ड कोर डिटर्मिनिस्टिक या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक के रूप में भी जाना जाता है। उनका मानना था कि जो मनुष्य है पृथ्वी की सतह की उपज है, और पृथ्वी जो है, पर्यावरण जो है, धरती माँ जो है वो माँ है पृथ्वी मनुष्य की हिम्मत नहीं है जो प्रकृति से पर्यावरण से बगावत कर दे। और मनुष्य को यदि अपना अस्तित्व कायम रखना है तो उसको अपनी माँ यानी कि धरती से प्यार करना सीखना पड़ेगा। तो एलन चर्चिल सैंपल ने हमको मानव जाति को क्या समझाया कि जो मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी यानी कि अनस्टेबल अर्थ तथा क्रियाशील मानव यानी अनरेस्टिंग मैन के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि इन्होंने भी कमोबेश मानव और पृथ्वी के संबंधों के अध्ययन को ही मानव भूगोल माना। ठीक है, तो रेडजेल साहब ने भी मानव और पृथ्वी को तवज्जो दी, तो एलन चर्चिल मैडम ने भी मानव और अस्तित्व को भी उनके पृथ्वी को भी संबंध दी। क्यों ना देते। रेडजेल महोदय की छात्रा तो थी कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। ठीक है, तो एलन चर्चिल सैंपल की परिभाषा भी आपको याद रखनी है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, अनरेस्टिंग मैन यानी कि अब देखिए तो तीसरी परिभाषा है, सेकंड लास्ट परिभाषा है, वो है वाइडल डी ला ब्लास की। वाइडल डी ला ब्लास एक फ्रांसीसी विद्वान हुए, और क्या विद्वान हुए जिन्होंने भूगोल में कई आयाम रचे और पॉसिबिलिज्म, एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म यानी कि संभावनावाद के जनक भी इनको बोला जाता है। भूगोल में संभावनावाद के जनक भी हैं, यही हैं। और वाइडल डी ला ब्लास जो है, इनकी जो किताब थी ये भी 1911 में प्रकाशित हुई थी। किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें उन्होंने बड़ी सरल सी परिभाषा हमको समझाई कि मानव भूगोल जो है पृथ्वी एवं मानव के बीच के पारस्परिक संबंधों का एक नया ज्ञान है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को नियंत्रित, याद रखें, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों, अब ये जीव जो है इसमें मानव भी है, इस जीव में जीवों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। तो ये वाइडल डी ला ब्लास भी कहीं ना कहीं मनुष्य को जीव के रूप में मान रहे हैं यहाँ पे, और ये बता रहे हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अध्ययन और जीवों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ठीक है, तो वे वाइडल डी ला ब्लास की डेफिनेशन थी। और चौथे विद्वान हुए एल्सवर्थ हंटिंगटन, बहुत बड़े ज्योग्राफर हुए। द पल्स ऑफ एशिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक थी, जिन्होंने उन्होंने बताया था कि क्लाइमेट का प्रभाव किस प्रकार से, जलवायु का प्रभाव मनुष्य को अपने निवास स्थान से पलायन करने के लिए मजबूर करता है, और जिसने विश्व के इतिहास की धुरी ही बदल दी। अगर आप वो किताब पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा वो किताब, द पल्स ऑफ एशिया, एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय की। इन्होंने भी किताब 1920 में प्रकाशित की थी, जिनका नाम था प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। दो किताबें एक नाम से प्रकाशित हुई, पर यह 1920 में प्रकाशित हुई। इन्होंने बड़ी सिंपल डेफिनेशन दी एल्सवर्थ हंटिंगटन साहब ने, और इन्होंने बताया कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। तो आपको समझ में आ गई चारों परिभाषाएं। इन चारों परिभाषा में एक चीज कॉमन है कि मानव भूगोल जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है,
वो मानव या पृथ्वी, पृथ्वी, कई जगह पृथ्वी, मानव तथा पृथ्वी, पृथ्वी या जिसको हम कई जगह प्रकृति बोलते हैं या पर्यावरण के बीच का संबंध है। ये तीनों शब्द एक ही हैं। मानव तो प्रकृति या पर्यावरण के बीच का संबंध है। तो यानी कि मानव भूगोल, अब हम समझ सकते हैं कि मानव भूगोल जो है मानव तथा उसके पर्यावरण या पृथ्वी बोल लो या पृथ्वी की सतह बोल लो या फिर धरातल बोल लो, उनके बीच का संबंध है कि मानव किस प्रकार से पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित कर लेता है। अब देखिए, पृथ्वी की कोई भी सतह, पृथ्वी के क्या सभी स्थान एक जैसे हैं? सभी जगह बरसात होती है, सभी जगह शुष्कता है। देखिए, विश्व के चरम स्थानों पर भी मनुष्य पाया जाता है। रेगिस्तानों में वर्षा ना के बराबर होती है, तब भी वहां पे मनुष्य पाए जाते हैं ना। सहारा मरुस्थल में भी जीव लोग रहते हैं। तो ये मनुष्य की योग्यता ही है कि उसने अपनी पृथ्वी के साथ समायोजन किया है, समावेश किया है, एडजस्टमेंट किया है। तो इट इज ए क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू डेवलप ए काइंड ऑफ लाइफस्टाइल टू एडजस्ट विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो मानव के उनके पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट की स्टडी है कि ह्यूमन किस प्रकार से किन किन तत्वों का प्रयोग करके पर्यावरण में जीवित रहता है। अब जैसे कि हमारे पुरखे हैं, पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती थी, तो क्या हमारे पुरखों ने वहां रहना छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने ढलुआ छतें बनाई, ढलुआ छतें बनाई और अधिक वर्षा का उपाय खोज दिया जहां पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती थी। ठीक है, तीव्र घने ढाल थे, खेती योग्य भूमि नहीं थी, तो क्या उन्होंने खेती करना छोड़ दिया? नहीं, सीढ़ीनुमा खेत बनाए। तो मनुष्य ने समायोजन किया, अडेप्टेशन किया, अनुकूलन किया अपने पर्यावरण के। तो इसी अनुकूलन का अध्ययन ही मानव भूगोल है। मानव का प्रकृति के इसके साथ अनुकूलन का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।